गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एंट्री की जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है। इससे पहले ACC, SCO, PCSL जिस पे मैंने भी वीडियो बनाया था, लेकिन AMC NT, जी हाँ, मेडिकल कोर की नॉन टेक्निकल जो एंट्री है उसके ऊपर आज बात करेंगे। क्या है AMC NT, क्या इसकी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या गलतियां ना करें एप्लीकेशन भरते समय, और किस तरीके की ये कमीशन होती है, इस पूरी डिटेल को इस वीडियो में समझेंगे। लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे AMC कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं बेचारे, क्योंकि उनको पूरी जानकारी होती नहीं है। यहां से पहली चीज तो ये समझते हैं कि AMC में एंटी नॉन टेक्निकल, जबकि मेडिकल कोर अगर है तो उसमें उसका जो प्राइम काम है वो क्या है कि सेना में जो भी जवान हैं या जो लोग भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कमांड हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, फील्ड हॉस्पिटल है, फील्ड एम्बुलेंस है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। और सब जगह डॉक्टर्स आते हैं, राइट फ्रॉम RMO जो MI रूम में आते हैं वहाँ से लेकर के और हाईएस्ट जो लेवल है कमांड हॉस्पिटल वहाँ तक, या R&R हॉस्पिटल, तो ये सब जगह डॉक्टर्स की तो ज़रूरत है क्योंकि इनका प्राइम काम है लोगों का इलाज करना। लेकिन क्योंकि ये सेना का भाग है इसलिए थोड़े और काम भी ज़रूरी हैं, जिसमें आपका डिसिप्लिन या जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो डॉक्टर्स AMC में आते हैं वो अपने टेक्निकल प्रोफेशन की वजह से आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो और ड्यूटीज़ हैं उनको संभालने के लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिन ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं AMC NT नॉन टेक्निकल। पहले क्या होता था, वैकेंसीज आती थी परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए। तो ये अब हाल फिलहाल बंद कर दिया गया है। परमानेंट कमीशन अब AMC NT की बंद कर दी गई है, अब शॉर्ट सर्विस कमीशन ही आती है, जिसके लिए जो वैकेंसीज है वो फिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये वैकेंसी साल में सिर्फ एक बार आती है और ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स अभी चाहिए या कितनी वैकेंसीज अभी हैं आपके पास। उस वैकेंसीज के आधार पर इसकी कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इस वैकेंसी को रिलीज कौन करता है? इस वैकेंसी को रिलीज करते हैं DGMS से, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, आर्मी। ठीक है, वो इसको रिलीज करते हैं, जिसमें AMC मेडिकल कोर और ADC डेंटल कोर, इन दोनों के सभी सैनिक अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी साल में एक बार आने वाली है। दूसरी चीज क्या समझना है कि आप AMC NT बाकी सभी सर्विस एंट्रीज की तरह 3 बार ही दे सकते हैं। ये सभी को पता है कि आप ACC 3 बार दे सकते हैं, SCO 3 बार दे सकते हैं, PCSL भी 3 बार दे सकते हैं। तो अब AMC NT आपको सिर्फ 3 चांस मिलते हैं। चांस कैसे मिलेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले तो चाहिए आपकी 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहां पर एज से लेना देना नहीं है, एज इसकी अपर एज रखी जाती है, लोअर एज नहीं रखी जाती है, जो कि सर्विस एंट्रीज में कई जगह रखी गई है। लेकिन AMC NT के लिए जो कम उम्र है, सबसे कम उम्र जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई उम्र निर्धारित नहीं है। इसमें आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। और ये कब तक मान्य है? मान लीजिए कोई सोल्जर आज अप्लाई कर रहे हैं मगर अभी वो 5 साल पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद जब ये एप्लीकेशन आगे DGMS तक पहुंचेगी
तो डीजीएमएस तक आपकी एप्लीकेशन जब पहुंचे तब तक आपकी 5 साल सर्विस हो जानी चाहिए। इसमें जो एज रखी है, क्योंकि मैंने कहा अपर एज रखी गई है, तो अपर एज क्या है इसके अंदर 42 ईयर्स, 42 साल तक कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो क्लर्क ट्रेड से आते हैं या एसकेटी, क्लर्क एसकेटी जो होते हैं स्टोर वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लर्क और क्लर्क एसकेटी के लिए 42 साल तक एक एज है, 42 ईयर्स। और बाकी सभी ट्रेड जो है एएमसी के, उसमें चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो एम्बुलेंस असिस्टेंट हो, वो सब लोग जो है वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सभी सोल्जर्स, मतलब सभी ट्रेड के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज 40 साल तक, क्लर्क हैं या क्लर्क एसकेटी हैं तो आप 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई मैट्रिकुलेशन। आप 10th पास करके, मिनिमम 10th पास होना चाहिए, ठीक है। हालांकि नर्सिंग असिस्टेंट में जो जाते हैं वो 12th ही होकर के जाते हैं, क्लर्क जाएंगे तो 12th होकर के जाएंगे, बट अदर जो आपके ट्रेड हैं वहां पर 10th पास जहां से जाते हैं लोग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर किसी ने जाकर के, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो 10th भी नहीं करके गए थे, अगर उन्होंने जाकर के इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट लिया है, ये कोर्स कर लिया, तो वहां पर आप ये मान लीजिए कि वो भी एप्लीकेबल हैं इसके लिए, वो एलिजिबल माने जाएंगे। इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट 10th के बराबर माना जाता है, या इसके अलावा कोई भी इसके बराबर की आपने एजुकेशन अगर ली है तो वो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड्स, अब ज्यादातर लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि शेप 1 चाहिए, ठीक है, जायज बात है, ये लिखा हुआ होता है, मगर उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो बहुत सारे एएमसी कैंडिडेट्स को नहीं पता है। मेडिकल कंडीशन ये कहती है कि मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि एनिमी एक्शन में, मान लीजिए आप आरआर में पोस्टेड थे, आप वैली एरिया में पोस्टेड थे, या कहीं भी जहां दुश्मन के साथ आमना सामना हुआ, टेररिस्ट के साथ आमना सामना हुआ, आप किसी ऑपरेशन में थे और वहां कोई दिक्कत आ गई, तो वहां पर आपके लिए रियायत दी जाती है। और जब एनिमी एक्शन में अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हुई है तो किसी भी कैटेगरी के आप होंगे, आप माने जाएंगे, बट उस कैटेगरी का ग्रेड 2, ये सबको पता है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होते हैं शेप्स के अंदर, तो आप कम से कम ग्रेड 2 तक रहें किसी भी शेप के अंदर, एक्सेप्ट क्या लिखा है यहां पर कि एस मींस आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना हो, यानी कि एक तो साधारण भाषा में समझें, फॉर्म 10 ना भरा गया हो किसी का, दूसरा आपके मेडिकल ऑफिसर ने आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम से डायग्नोज ना किया हो कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो फिर वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। अदरवाइज एनिमी एक्शन में जिनकी डिसेबिलिटी है वो ग्रेड 2 तक किसी भी शेप के हैं, वो मान्य होंगे इसके लिए। ये जो डिसेबिलिटी है वो क्यों, कब तक है, किसके लिए, इस पे भी एक क्लॉज है कि वैसे चाहिए शेप 1, अगर आप किसी और शेप में आते हैं, मान लीजिए आप एनिमी एक्शन में भी आए थे और डिसेबल हो गए, तो फिर सभी को मौका मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, ये डीजीएमएस के हाथ में है। क्यों? क्योंकि जो उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट एएमसी में होना चाहिए, अगर वो एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। मान लीजिए कि अगर कोई डिसेबल है तो हो सकता है वो कंपनी कमांडर की ड्यूटी ना कर पाए, लेकिन जैसे फार्मा वाले होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो फार्मा वाले अगर किसी एक्शन में हैं और वो डिसेबल हो गए तो स्टोर इंचार्ज बनाया जा सकता है, ये सर्विस कंट्री वालों को पता ही है। तो वहां पर अगर कोई ऐसी गुंजाइश रहती है, सुटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि अगर वो जगह है, उनके लिए जगह बनती है, तो वो उनको परमिट किया जाएगा। पनिशमेंट्स की अगर बात करें तो देखिए कई जगह एंट्रीज जो
आपके सर्विस रिकॉर्ड होते हैं, उसमें आपको पता है कि कितनी कितनी प्रकार की पनिशमेंट एक फौजी इंसान को मिल सकती है। वो वार्निंग से लेकर के पे फाइन से लेकर के ब्लैक इंक एंट्री, रेड इंक एंट्री बहुत सारी हो गई। तो लेकिन अब ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें इन्होंने साफ कहा है कि आपके पास कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री, किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए आपके लिए। डिसिप्लिन या आपके सर्विस रिकॉर्ड पर कभी सवाल नहीं उठा हो। क्वालिफाइंग सर्विस, अगर वो कह रहे हैं कि 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, तो क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब ही यही होता है कि आप रेड इंक या ब्लैक इंक एंट्री के हकदार ना बने हो कभी। तो आपका डिसिप्लिन ठीक रहा होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट हु आर इन्वॉल्व इनटू एनी डिसिप्लिनरी केस, आप किसी भी डिसिप्लिनरी केस में हैं, आपकी इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, हालांकि रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, आप ठीक भी हैं लेकिन इंक्वायरी चल रही है, या फिर आपके सिविल सूट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, वो एएमसी एंटी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, रादर उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं की जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर एएमसी एंटी के लिए आपको अप्लाई करना है तो अपनी सर्विस को ठीक ठाक रखना होगा, किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होता है एएमसी एंटी के लिए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नो एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो देखिए क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन जब तक इंटरटेन नहीं की जाएगी, जब तक कि ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अप्रूव ना कर दिया जाए, जब तक आप ट्रू कॉपी नहीं लगाएंगे या इससे उसका आकलन नहीं कर लिया जाएगा, तब तक एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ का सबूत उन्हें पूरा चाहिए, वो सर्टिफिकेट्स चाहिए। इसको क्योंकि इसकी वैकेंसीज बाहर नहीं आती हैं बाकी सभी एंट्रीज की तरह, मगर सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए देखिए आपको पता है कि बाकी जगह इंटरनेट होता है, बट आर्मी जो है इंटरनेट पे काम करती है। तो आर्मी इंटरनेट साइट पर डीजीएमएस का जो है जस्टिन लिंक जो है उसके ऊपर इसकी वैकेंसीज फ्लोट की जाती हैं, जो कि सामान्य लोगों के लिए अलाउड नहीं है वहां पर एक्सेस। तो आप अपने क्लर्क, क्योंकि आर्मी में भी सबको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो आप अपने हेड क्लर्क साहब से बात कर लीजिए, या फिर उसका और एक आसान तरीका है कि ये यूनिट ऑर्डर्स जो आते हैं आपके पास, वो यूनिट ऑर्डर्स में आता है। उसके अलावा ये सैनिक सम्मेलन में बताया जाता है, आपके रोल कॉल्स में बताया जाता है, वो खुद आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये एमसीएनटी के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर ना बताया जाए तो आप अपने ऑफिस में जाकर के रेगुलर कांटेक्ट करते रहिए, तो आपको अपने ऑफिस से पता चल जाता है, क्योंकि यूनिट ऑर्डर्स में ये आती हैं चीजें। अब क्या है, इस एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन भर रहे हैं आप, उस एप्लीकेशन को कमांडिंग ऑफिसर आपके जो सीओ साहब हैं वो उसको फॉरवर्ड करते हैं, और ये प्रॉपर चैनल से फॉरवर्ड होती है। मतलब पहले आप किसको जमा कर रहे हैं, माइट बी कि आप अपने बीएचएम या आपके सीनियर जेसीओ साहब को जमा करेंगे, सीनियर जेसीओ साहब आपके कंपनी कमांडर के पास ले जाएंगे, कंपनी कमांडर साहब कमांडिंग ऑफिसर के पास रखेंगे, और कमांडिंग ऑफिसर साहब लास्ट में फाइनल अथॉरिटी होते हैं आपके यहाँ, जो इसको रिकॉर्ड्स, एएमसी रिकॉर्ड्स भेजेंगे, और वो रिकॉर्ड्स में जो जाने के बाद वहां स्क्रूटनी होगी इसकी, वहां छटनी होगी कि कितने कागज सही हैं। छटनी का मैंने एक पहला तो बता ही दिया आपको कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है, वो उसका प्रूफ चाहिए उनको। अगर ये छोटे कागज नहीं दिख रहे हैं या जरूरी कागज नहीं दिख रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड से वापस भेज दी जाएगी। तो इसको स्क्रूटनी करके और फिर आपका एएमसी रिकॉर्ड्स जो है वो इसको फॉरवर्ड करेगा डीजीएमएस के लिए। ठीक है,
DGMS जाने के बाद अब आप एलिजिबल माने जाते हैं कि हाँ जी अब आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई है, इसके बाद सेलेक्ट कैसे होंगे, सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है। तो जैसे SCO और PCSL के लिए एक सेफर साइड रखते हुए आर्म फोर्सेस ने 2 साल के लिए जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो बंद कर दिया था, लेकिन AMC-NT में स्क्रीनिंग प्रोसेस बंद नहीं किया गया है। कैंडिडेट्स विल गो थ्रू एंटायर प्रोसेस ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंक्लूडिंग बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट एंड आफ्टर रिकमेंडेशन दे नीड टू गो थ्रू कंप्लीट मेडिकल टेस्ट। क्या है कि आपको पहले तो पूरी वो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है, मतलब वही आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी। स्क्रीनिंग के बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टेज 2 में, GTO प्रोसेस, साथ साथ इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। तो यहां तक तो आप गए। उसके बाद फिर जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, थॉरो मेडिकल जैसा सभी कैंडिडेट्स का होता है। तो ये भ्रम ना रखिएगा कि आप मेडिकल कोर्स से हैं तो शायद आपका मेडिकल ना हो, या सर्विस एंट्री कैंडिडेट है मान लीजिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तब भी आपको एक मेडिकल लगाना पड़ता है। आपका मेडिकल शिप क्या है वो आपके RMO या डॉक्टर्स लिख करके देते हैं फौज से, तभी आप जाते हैं कमीशन के लिए। लेकिन उतना सब लिखने के बाद भी फिर आपको मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होता है। अगर कोई कमी आई तो जो रिमार्क्स बाकियों को मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। एक बार जब आप हो जाते हैं सेलेक्ट, तो अब कितनी वैकेंसीज आई। कई बार ऐसा देखा गया था कि वैकेंसीज कम रह गई और सिलेक्शन ज़्यादा हो गए तो मेरिट लिस्ट बनी। कई बार ऐसा देखा गया, जैसे अभी लास्ट वाला ही आप देख लीजिए AMC-NT 2022 जो कि थोड़ा लेट निकाला था। अब वहाँ पर वैकेंसीज थी 63, बट 63 रिकमेंड नहीं हो पाए, कम लोग रिकमेंड हुए, 10-12 वैकेंसीज वहाँ छूट गई। तो फिर मेरिट लिस्ट का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जो लोग आ जाते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और ये बाकी सब जगह प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है, लेकिन AMC-NT पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है। तो यहां पर क्या हो गया, आपको जिस दिन आप AMC ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे आप, तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग लखनऊ में ही होती है, AMC वालों को सबको पता है। तो जब आप जिस दिन आप वहां पहुंचेंगे उसी दिन आपके कंधों पर 2 स्टार लग जाएंगे, आप लेफ्टिनेंट साहब बन गए। और स्टार लगने के बाद 2 महीने आप वहां रुकेंगे वो ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आपकी कागजी कार्रवाई जो ट्रेनिंग है उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी ट्रेनिंग अदर एकेडमीज की तरह जैसे ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग या PT, इनका रोल बहुत मार्जिनल होता है। आपको सिर्फ जो है सुबह फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत PT करा लिया, बाकी टाइम आप जा करके आराम से डॉक्यूमेंटेशन सीखते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद फिर अब आपको ड्यूटीज क्या मिलेंगी। ट्रेनिंग ड्यूटीज हो सकता है आप सेंटर में ही आ जाएं, वापस ट्रेनिंग सेंटर में AMC के वहां जा सकते हैं। अदरवाइज मेडिकल स्टोर्स, आपको पता है कि सभी मिलिट्री हॉस्पिटल या इसके ऊपर के जो स्टेप्स हैं सब जगह मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वो मेडिकल स्टोर्स में आप जा सकते हैं स्टोर इंचार्ज बन करके, या इक्विपमेंट्स को लेकर के आप उनका इंचार्ज बन सकते हैं। सो जनरली ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि AMC-NT से अगर आप कमीशन लेते हैं तो आपको जो कॉमन ड्यूटीज मिलती हैं वो है कंपनी कमांडर और क्वार्टर मास्टर, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी हो सकती हैं जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह की। तो ये थी AMC-NT की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बात समझ में आई होगी और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो AMC सोल्जर्स, सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी नहीं है। वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।